गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन वैक्सीन तक डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, आप लोगों के बुक में जो सीक्वेंस है, ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो ऑटो इम्यूनिटी और एलर्जीज़ के बाद में लिम्फॉइड ऑर्गन्स वाला जो टॉपिक है उसको पहले आई थिंक कवर करेंगे, बेटर रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग एलर्जीज़ और ऑटो इम्यूनिटी इस तरफ आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं विच फंक्शन एज द साइट्स ऑफ फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी के वो ऑर्गन जो कि लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, उनके मैच्योरेशन के लिए या उनके स्टोरेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, अब जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं इनको बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बेसिकली वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन और मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो वो ऑर्गन्स जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें, बोन मैरो है आपका। ठीक है, बोन मैरो में क्योंकि जितने भी टाइप्स ऑफ ब्लड के सेल्स हैं, ठीक है, तो सारे सेल्स का सिंथेसिस जो है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, वैसे ही बी लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन है वो भी कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन जो है वो थाइमस में होता है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हम लोग किसको किसको इंक्लूड करेंगे? बोन मैरो को, और हम लोग इंक्लूड करेंगे थाइमस को। ठीक है, अब बोन मैरो के बारे में हम लोग अगर डिस्कशन करें तो बोन मैरो जो है हमारे बॉडी के जो लंबे बोन्स होते हैं, लॉन्गर बोन्स होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के जो लंबे बोन्स हैं उनके अंदर एक हॉलो कैविटी होती है। ठीक है, उस हॉलो कैविटी के अंदर जेली के जैसे दिखने वाला एक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली उन लोग जो है अगर बोन मैरो को ऑब्जर्व करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। मटन खाते होंगे जो कोई भी, ठीक है, मटन खाने के टाइम पे जो मटन में बोन्स आते हैं, ठीक है, बोन्स जो बड़े बड़े बोन्स होते हैं उनके अंदर देखना कि पकने के बाद बोन मतलब जब मटन पक जाता है उसके बाद जो बड़े बोन्स होते हैं उसके अंदर एक ब्राउन कलर का या ब्लैकिश कलर का एक सब्सटेंस जो है वो भरा होता है। दैट इज़ एक्चुअली द बोन मैरो। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे उस एनिमल की बॉडी में भी बोन मैरो है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी बोन्स के अंदर ऐसे जेली के जैसा सब्सटेंस रहता है। ठीक है, अब बोन मैरो जो है जब हम लोग यंग होते हैं, ठीक है, जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो एक सर्टन एज तक बोन मैरो जो है काफ़ी एक्टिवली हीमेटोपोइसिस करता है और डिफरेंट टाइप के ब्लड के सेल्स को प्रोड्यूस करता जाता है। लेकिन जैसे जैसे पर्सन की एज ज़्यादा बढ़ते जाती है तो बोन मैरो का जो काम है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, तो ये चेंज किस लिए आता है? क्योंकि जब हम लोग यंग रहते हैं, मतलब अबाउट 40 या 45 ईयर्स तक की एज तक का मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, 40 to 45 ईयर्स की एज तक क्या होता है कि हमारा बोन मैरो जो है वो कम्प्लीटली रेड कलर का होता है और उसमें एक्टिवली हीमेटोपोइसिस चलता जाता है। ठीक है, अब जैसे ही 45 to 50 ईयर्स का एज पार हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो बोन मैरो है उसमें फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। ठीक है, तो हमारा जो रेड बोन मैरो था जब हम लोग यंग थे, ठीक है, फैट के एक्यूमुलेशन के वजह से या फैट के डिपोजिशन के वजह से धीरे धीरे रेड बोन मैरो जो है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगता है और येलो बोन मैरो जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है? इनएक्टिव होते जाता है। तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है हीमेटोपोइसिस जो है उसका रेट कम हो जाता है, तो बुढ़ापे में आकर के खून की कमी होना, इम्यूनिटी में कमी आना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब हीमेटोपोइसिस से एसोसिएटेड जितने भी छोटे बड़े डिसऑर्डर्स है वो धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब
बोन मैरो के अंदर, ठीक है, जब ये लिम्फोसाइट्स हैं, स्पेसिफिकली बी और टी लिम्फोसाइट्स का बात करूँगी कि जब उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है कि अब बी और टी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बोन मैरो के अंदर ही रह जाते हैं और उनके ऊपर सर्टेन मार्कर प्रोटीन्स होते हैं जिनका एडिशन होता है। तो बेसिकली जब प्रोडक्शन होता है तो सारे लिम्फोसाइट्स एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जब मैच्योरेशन की बात आती है तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कहाँ रह जाते हैं, बोन मैरो के अंदर ही रह जाते हैं और उनके सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन जो है वो ऐड कर दिया जाता है जो कि उनको बाकी लिम्फोसाइट से सेपरेट कर देता है, ठीक है, क्योंकि वैसा प्रोटीन जो है बाकी लिम्फोसाइट्स में से किसी के ऊपर नहीं होता, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करूँ तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो हेमेटोपोइसिस होने के बाद जो है आपके आर्टरीज में रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये माइग्रेट होकर के थाइमस पर जाते हैं, ठीक है। अब थाइमस जो है वो रहता कहाँ पर है, किसी को आइडिया? हमारा जो ब्रेस्ट का बोन है, यहाँ छाती की जो हमारी हड्डी है जिसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, लास्ट ईयर हम लोग पढ़े थे, है ना। स्टर्नम के पीछे की तरफ जो है, स्टर्नम के पीछे की तरफ जो है थाइमस ग्लैंड होता है, ट्रायंगुलर ग्लैंड होता है। मोस्टली हमारा जो हार्ट है, ठीक है, हमारे हार्ट के पास ज़्यादातर थाइमस ग्लैंड जो है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बोन मैरो से निकल करके माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे, थाइमस में जाएंगे, ठीक है। थाइमस में जाने के बाद उनके भी सरफेस पे क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो हैं ऐड होते हैं, ठीक है, मतलब प्रोटीन का ऐड होना इज़ द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो जब उनके सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स ऐड होते हैं दैट मीन्स कि अब वो कम्प्लीटली टी लिम्फोसाइट्स में मैच्योर हो गए, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, टी लिम्फोसाइट्स के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, टी सप्रेसर सेल्स होते हैं और टी किलर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमको फिलहाल नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चारों टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हैं, हर टी लिम्फोसाइट एक दूसरे से किस बेसिस पे डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रोटीन, ठीक है, उनके सरफेस के ऊपर, हर टी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, सो दैट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के एडिशन से बी लिम्फोसाइट भी मैच्योर होगा और टी लिम्फोसाइट भी मैच्योर होगा। ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट के लिए और थाइमस में हो रहा है टी लिम्फोसाइट के लिए, ठीक है। इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे आते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का काम क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का काम है कि ये जो दोनों लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स माइग्रेट करके जब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जाते हैं तो वहाँ इनकी मल्टीप्लिकेशन को फैसिलिटेट करना, ठीक हो, इनको टेम्परेरीली स्टोर करके रखना, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का कि इन केस अगर कोई भी पैथोजन का या किसी भी सब्सटेंस का हमारे बॉडी के ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है, तो तुरंत लिम्फोसाइट्स को साइट ऑफ अटैक पे या साइट ऑफ इन्फेक्शन पे भेजना, ये भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का काम होता है, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन हुआ, पहले तो स्टोरेज, दूसरा प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और तीसरा होता है डिसबर्समेंट, मतलब जहाँ कहीं भी उनको भेजना हो लिम्फोसाइट्स को वहाँ पे भेजने का काम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स करते हैं, ठीक है। अब हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे सबसे प्राइमरीली अगर मैं नाम लूँ तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। अब लिम्फ नोड्स जो हैं कैसे होते हैं, ओवल होते हैं, ठीक है, मोस्टली बहुत सारे इसमें से लिम्फ के वेसल्स जो हैं ओरिजिनेट होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में लिम्फोसाइट्स की एक्यूमुलेशन रहती है। इस वजह से लिम्फ जो है या लिम्फ नोड्स जो हैं उनका कलर जो है ऑफ वाइट या ऑलमोस्ट क्रीम टाइप के कलर का होता है, ठीक है। अब लिम्फ नोड्स जो हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ऐसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं,
ठीक है। जॉइंट्स में ज़्यादातर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आपका ये जो जॉ का जॉइंट है, लोअर जॉ के पास में, यहाँ पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, आपके आर्म पिट्स के नीचे प्रेजेंट रहते हैं, या आपके बॉडी के जो बाकी जॉइंट्स हैं, थाई का जॉइंट है, हिप का जॉइंट है, नी का जॉइंट है, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी जॉइंट्स होते हैं, उसके अलावा प्राइमरीली हमारे जो थाइज़, हमारे जो लेग्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर ये जो आपके लिम्फ नोड्स हैं ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, विच सर्व एज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। उसके अलावा अगर और एग्जांपल दूँ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का, तो स्प्लीन, ठीक है। हमारा जो स्प्लीन है हमारे एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पे होता है, स्टमक से बिल्कुल चिपका हुआ, ठीक है। स्प्लीन जो है उसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं, ठीक है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किस लिए कहते हैं, क्योंकि जो पुराने आरबीसीज होते हैं जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है, ऐसे आरबीसीज जो हैं वो फ्लो होकर के सर्कुलेशन के साथ में कहाँ पर जाते हैं, स्प्लीन में जाते हैं। स्प्लीन में जाने के बाद में ये जो वोर्न आउट या जो पुराने आरबीसीज हैं, ठीक है, इनको डिस्ट्रॉय करना, इनको डाइजेस्ट करना, ठीक है, ये किसका काम होता है, स्प्लीन का काम होता है। इसीलिए हम लोग स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्प्लीन जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपके लिम्फोसाइट्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब स्प्लीन जो है, स्प्लीन का भी जैसे मैंने बोन मैरो के केस में बताया कि रेड और येलो दो पार्ट होता है बोन मैरो का, ठीक है, वैसे ही स्प्लीन में रेड वाला भी एक टिश्यू का पार्ट होता है और एक वाइट वाला भी पार्ट होता है, ठीक है। तो रेड वाले पार्ट में मोस्टली आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन है या आरबीसीज को रिसाइकल करने का जो काम है वो ज़्यादातर होता है, और जो वाइट पार्ट होता है स्प्लीन का, उसमें ज़्यादातर लिम्फोसाइट्स जो हैं वो स्टोर करके रखे जाते हैं फ्यूचर में यूज़ के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये तो दूसरी बात हुई, दूसरा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हुआ। तीसरा जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसको हम लोग कहते हैं माल्ट, ठीक है। माल्ट का फुल फॉर्म क्या है, माल्ट का फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू या जो माल्ट है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में और बॉडी के और भी डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें एज अ लिम्फॉइड ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका काम क्या रहता है, ये जो ग्लैंड्स हैं पूरे बॉडी में स्कैटर्ड रहते हैं, इनका काम होता है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में लिम्फ को सिक्रीट करते रहना, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको लिम्फॉइड टिश्यू कह रहे हैं, ठीक है। अब ये माल्ट या म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू जो है ये हमारे बॉडी के डिफरेंट लोकेशंस में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं माल्ट का तुम लोगों को, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब कि हमारा जो एल्वियोलाई है लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई में जो है ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। या फिर हमारा जो यूरोजिनाइटल ट्रैक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिथ्रा, या फिर जो वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है, ये सब के अंदर भी ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ जो है प्रेजेंट रहते हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में लिम्फ सिक्रीट करते हैं। या फिर अगर और एग्जांपल दूँ तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनको कहा जाता है पेयर्स पैचेस। इसका नाम शायद मैंने पहले भी लिया है, ठीक है। पेयर्स पैचेस जो है ये भी एक तरीके का लिम्फॉइड टिश्यू है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो ये है टॉन्सिल है, ठीक है, टॉन्सिल भी जो है एक तरीके का सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ही है जो समय समय पे म्यूकस प्रोड्यूस करते रहता है, लिम्फ प्रोड्यूस करते रहता है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये मिला करके सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू बनाते हैं जो कि टेम्पररी स्टोरेज या प्रोलिफरेशन में लिम्फोसाइट्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की, एलर्जीज़ की, ठीक है। अब ये जो ऑटो इम्यूनिटी या ये जो एलर्जीज़ वगैरह जो सेपरेट हेडिंग में तुम लोगों के बुक में दिया है, ठीक है, इसको एक्चुअली हम लोग कुल मिला के कहते हैं इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स।
ठीक है, इनको एक्चुअली हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम डिज़ॉर्डर्स। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम डिज़ॉर्डर्स जो है इनको हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है एलर्जीज़, दूसरा है ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, और तीसरा है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के 3 डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जीज, ऑटो इम्यूनिटी और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस। तीनों का बेसिक प्रिंसिपल क्या है ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ एलर्जीज। ठीक है, एलर्जीज जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है किसी भी अदरवाइज नॉर्मल चीज़ के लिए। ठीक है, अब कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके लिए मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है या ओवर रिएक्शन शो कर रहा है, लेकिन वही सेम चीज़ जो है आप लोगों के इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए काफ़ी कॉमन है, काफ़ी सूटेबल है और आप लोगों का इम्यून सिस्टम उसके प्रति जो है इतना हाइपर रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो कोई भी छोटी सी नॉर्मल या कॉमन चीज़ होती है जो एक पर्सन को सूट कर जाती है, दूसरे पर्सन को सूट नहीं करती, और जिसको सूट नहीं करती है उसका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन जो है प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं एलर्जी। ठीक है, जैसे कि अगर एलर्जी का सिंपल एग्जांपल मैं दूँ, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा जो एकदम परफ्यूम्स होते हैं, सेंट्स या डीओ वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू वाली कोई भी चीज़ अगर होती है, ठीक है, तो वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, तुरंत जैसे ही अगर किसी जैसे स्कूल में ही चलते फिरते कोई फैकल्टी, कोई स्टाफ या कोई आप लोग में से ही कोई बहुत ज़्यादा अगर डीओ लगा के आ जाएगा या हल्का सा भी डीओ लगा लेगा तो मुझे इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि भाई किसी ने तो डीओ लगाया है। आप चाहे हल्का सा एक स्प्रे मार के भी क्यों ना हो, मुझे पता चल जाएगा। तो मेरी नाक उस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, और अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल अगर आ जाती है डीओ या परफ्यूम वगैरह की, तो इमीडिएटली क्या होने लगता है, मुझे उल्टी आने लगती है, मेरा सर बहुत दुखता है, ठीक है, चक्कर आने लगते हैं मुझको। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी बॉडी जो है, एक सिंपल सी चीज़ है खुशबू, उसके लिए मेरी बॉडी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या है, एक तरीके की एलर्जी है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग दूसरा ही एग्जांपल अगर लें तो जैसे नॉर्मल कोई क्रीम है या कोई लोशन वगैरह है, ठीक है, तो ब्रांड ए का कोई क्रीम है, ठीक है, वो अपराजिता जो है कंफर्टेबली लगा लेती है, उसको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर उसमें, ठीक है, कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो मेरी बॉडी को सूट नहीं करता, तो उसी क्रीम को अगर मैं लगाऊंगी तो मेरे स्किन के ऊपर रैशेस, रेडनेस, स्वेलिंग और इस तरीके के रिएक्शंस जो है प्रोड्यूस होने लगेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी कई लोग होते हैं कि जिनको एग का जो वाइट पार्ट होता है वो सूट नहीं होता, तो अंडे का जो सफ़ेदी है उसको खाते साथ ही उनको प्रॉब्लम होने लगती, पेट में गैस होगा, लूज मोशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो जाएंगी। तो कोई भी कॉमन चीज़ है उसके लिए हमारी बॉडी जो है एकदम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी, दैट इज़ एलर्जी। सेकेंड हम लोग आते हैं ऑटो इम्यूनिटी पर। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही बॉडी के किसी पार्ट को अपना दुश्मन समझने लगता है। ठीक है, और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर पार्ट पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। अब वो चीज़ है तो नेचुरली हमारे बॉडी का ही पार्ट, तो उसके ऊपर अगर अटैक हो रहा है, वो चीज़ हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो फिर हमारी बॉडी में तकलीफ होना जायज़ है। जैसे कि आर्थराइटिस का मैं नाम लूँगी। ठीक है, आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे घुटने के जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड को अपना दुश्मन समझने लगता है। ठीक है, तो हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करेंगे कि हमारे साइनोवियल फ्लूइड पे अटैक करेंगे, अटैक करके फ्लूइड को सुखा देते हैं। ठीक है, तो घुटने के जॉइंट पे जो दोनों बोन्स हैं वो घिसाते रहेंगे कंटिन्यूसली, उनमें एक्स्ट्रा फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन अगर साइनोवियल फ्लूइड रहता है तो उतना फ्रिक्शन नहीं होता, लेकिन साइनोवियल फ्लूइड अगर गायब है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, घुटने जो है घस जाते हैं, हड्डियाँ घस जाती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा सूजन, रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, पर्सन चल नहीं पाता, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कोई लुब्रिकेशन नहीं है। ठीक है, तो
आर्थराइटिस जो है वो एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। या फिर और भी हम लोग दूसरे एग्जांपल्स ले सकते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, हेपेटाइटिस है, ये सारे के सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्टली हम लोग आते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस पे। इसमें क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम का कोई कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, 2 या 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो ठीक से अपना काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स काम करना बंद करेंगे तो पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम फर्क पड़ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो इम्यूनिटी कम होने से क्या होता है कि अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शंस जो हैं हो जाएंगे। अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शंस कहने का मतलब क्या है कि कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन जो है वो बहुत बड़ा फॉर्म ले लेगा। जैसे एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा फॉर्म ले लेती है। नॉर्मल सर्दी खांसी जो है या सीजनल चेंज होने से कई बार लोगों को बुखार आता है ना, ठीक है, तो सीजनल चेंज पे होने वाला बुखार या नॉर्मल सी सर्दी खांसी जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा फॉर्म ले लेती है कि अल्टीमेटली बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाती है बिकॉज इम्यून सिस्टम इज़ वीक, और पर्सन जो है वो छोटे से इन्फेक्शन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको झेलते झेलते उस पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम का कोई 1, 2 या 3 कंपोनेंट्स जो है नॉर्मली फंक्शन करना बंद कर देंगे, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन के वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है अल्टीमेटली, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एलर्जीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एलर्जी को हम लोग दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। एलर्जी कैन ऑल्सो बी नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी है क्या? इट इज़ अ हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन सब्सटेंस और एंटीजन विच इज़ हार्मलेस टू अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। हाइटेंड रिस्पॉन्स टू अ सब्सटेंस और एनी पार्टिकल और एनी केमिकल वॉट एवर इट माइट बी, जो कि दूसरे पर्सनस के लिए कम्प्लीटली हार्मलेस है लेकिन जिसको उससे एलर्जी है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। एग्जैजरेटेड मतलब ओवर द टॉप, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि शो ऑफ ज़्यादा करना या बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ज़्यादा शो ऑफ करने लगता है, ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। अब जिस किसी सब्सटेंस के वजह से एलर्जी हो रही है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एलर्जन। जिस किसी सब्सटेंस की वजह से एलर्जी हो रही है उसको हम लोग कहते हैं एलर्जन, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन जो एलर्जन होता है वो या तो धूल होती है या पोलन ग्रेन जो है वो होता है, ठीक है। उसके अलावा धूल और पोलन ग्रेन के अलावा कई लोगों को धूप से भी एलर्जी होती है। धूप में मतलब धूप से जो सन से जो रेडिएशन आता है, ठीक है, ज़्यादा धूप में रहने से उनकी स्किन जो है एकदम से लाल हो जाती है, उसमें ब्लड वेसल्स जो है बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं और स्किन के ऊपर पूरा लाल लाल जो ब्लड वेसल्स आपको क्लियरली दिखने लगते हैं। ज़्यादा समय अगर कोई पर्सन जिसको सन से एलर्जी है, सनरेज से एलर्जी है, ज़्यादा समय धूप में रहे तो उसकी स्किन पे ना नॉर्मल टाइम में भी, ऐसे ठंड के टाइम में भी पूरा स्किन बर्न हो जाता है, सन बर्न हो जाता है। मेरी बहन है, मेरी बहन को धूप से एलर्जी है, ठीक है। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको इतनी ज़्यादा रेडिएशन से एलर्जी होती है कि उनकी पूरी की पूरी स्किन जो है एकदम रेड हो जाती है, और अगर वो ज़्यादा आधा घंटा या 15 मिनट भी अगर धूप में रह लेंगे तो उनके जो ब्लड वेसल्स हैं फिर वो बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और ब्लीडिंग अगर सही टाइम पे ना रोकी जाए तो बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या है कि कई बच्चों को पूरे ना अपने बॉडी के ऊपर प्रोटेक्टिव सूट पहनना पड़ता है जो कि यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करता है। तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो सनलाइट हुआ, धूल हो गया, पोलन हो गया, लिपस्टिक्स हो गए या सर्टन पाउडर हो गया, क्रीम्स वगैरह हो गए,
फल्ली हो गया, जैसे मेडिसिन्स की भी एलर्जी होती है, जैसे जो कीड़े मारने के लिए हम लोग बात किए थे अभी, एल्बेंडाजोल यूज़ करते हैं, बच्चे लोग को दिया जाता है एल्बेंडाजोल। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो एल्बेंडाजोल अगर वो गलती से कंज्यूम कर ले तो उसकी आधी बॉडी जो है कम से कम आधे पौन घंटे के लिए पैरालाइज हो जाती है, मतलब आधी बॉडी उसकी काम करना बंद कर देती है। तो एल्बेंडाजोल या पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन की भी एलर्जी होती है, फल्ली की एलर्जी, अंडे की सफ़ेदी की एलर्जी, बैगन की एलर्जी, ठीक है, या फिर जिमी कांदा खाने से भी कई लोगों को गले में खुजली वगैरह होती है, तो उससे भी एलर्जी होती। तो फूड प्रोडक्ट्स हैं या स्किन प्रोडक्ट्स हैं, सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस हैं, मेडिसिन्स वगैरह हैं, या नॉर्मल डेली लाइफ के खाने पीने की चीज़ें हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब हम लोग बता नहीं सकते कि कितने टाइप ऑफ एलर्जेंस जो है प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हर पर्सन जो है डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग तरीके से क्या करता है, रिएक्ट करता है। जैसे या फिर एक लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसको दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ सूट नहीं करती, ना दही सूट करेगा, ना पनीर सूट करेगा, ठीक है, खोआ वगैरह कुछ भी उसको सूट नहीं करता, इनफैक्ट घी भी सूट नहीं करता। तो जैसे ही अगर पर्सन गलती से दूध से बना हुआ कोई भी चीज़ या दूध खा ले, ठीक है, तो उसको एकदम से गैस, डायरिया, वॉमिटिंग और दुनिया जहान की सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस भी दूध से एलर्जी का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो कुल मिला के जो कुछ भी चीज़ है जिससे भी पर्सन को एलर्जी हो रही है उसको हम लोग एलर्जन कहते हैं, ठीक है। अब एलर्जन जो है हमारे बॉडी में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंसिटाइजेशन, ठीक है। सेंसिटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब कभी भी एलर्जन का सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का सबसे पहली बार जब एलर्जन से आमना सामना होगा, ठीक है। अब ये एलर्जन ऐसा है कि सपोज़ बॉडी को सूट नहीं करेगा। जैसे कोई बच्चा है, ज़िंदगी में बड़ा हुआ, पैदा होकर के बड़ा हुआ, सबसे पहले कभी ना कभी तो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम वो अंडा खाएगा, या फर्स्ट टाइम कभी ना कभी तो फल्ली खाएगा, ठीक है। तो जो कुछ भी है, अगर अंडे को ही हम लोग एग्जांपल ले लें, ठीक है, अंडे के वाइट पार्ट से अगर बच्चे को एलर्जी है, तो बच्चा जब ज़िंदगी में सबसे पहली बार अंडे को खाएगा तो इम्यून सिस्टम जो है इमीडिएटली उसको एज अ एलर्जन क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, इसके रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस करके रखेंगे एंटीबॉडी, ठीक है। इस पर्टिकुलर एलर्जन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके रखेंगे, ठीक है। तो कोई एलर्जन जब बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है और उसके रेस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके रखती है, तब उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंसिटाइजेशन, ठीक है। अब सेंसिटाइजेशन हो गया, सेंसिटाइजेशन होने के बाद में क्या हुआ, ठीक है, सेंसिटाइजेशन होने के बाद में जब सेकेंड टाइम वही बच्चा दोबारा से अंडे को कंज्यूम करता है, ठीक है, तब क्या होगा कि क्योंकि उसके बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी कि हमारा एक और लिम्फोसाइट होता है मास्ट सेल, मास्ट सेल सबको पता है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी है ये जा करके मास्ट सेल के साथ क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी, ठीक है। जैसे ही एंटीबॉडी मास्ट सेल के साथ बाइंड करेगी, मास्ट सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। मास्ट सेल बर्स्ट होकर के हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जो है उसको रिलीज करेगा, ठीक है। हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जब रिलीज़ होगा तो इनके रिलीज़ होने से जो एलर्जिक रेस्पॉन्सेज हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अंडा खाने के केस में सबसे पहला एलर्जिक रेस्पॉन्स क्या होगा, पेट में दर्द, ठीक है, गैस होना, फिर धीरे धीरे जो लूज मोशंस या डायरिया है वो होना स्टार्ट होगा, बहुत ज़्यादा विगरसली उल्टी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो भी एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे ये किसके वजह से, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन के सिक्रीशन के वजह से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एंटीबॉडी जो काम कर रही है ये कौन सी एंटीबॉडी होगी, ये होगी IgE, जो कि एलर्जिक रेस्पॉन्स को मीडिएट करती है, ठीक है। तो IgE एंटीबॉडी जो है मास्ट सेल के साथ बाइंड करेगी, उसको एक्टिवेट करेगी, मास्ट सेल बर्स्ट होगा, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होगा, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होकर के जो भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसके जो भी सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब एलर्जिक रेस्पॉन्स तो प्रोड्यूस हो गया,
ठीक है। एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने से क्या होगा, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन क्या करेगा, कोशिश करेगा कि जो एग का प्रोटीन है जिसके वजह से बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एग के प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। एक तो बच्चे को अगर बार बार लूज मोशन होगा तो लूज मोशन होने से वैसे भी पेट में जो भी माल है वो तो निकल ही जाना है, ठीक है। लेकिन एक बार जब पेट से जो भी एलर्जन है वो बाहर निकल चुका है, उसके बाद भी क्या होता है कि हिस्टामाइन और सेरोटोनिन का कंटिन्यूस सिक्रीशन होते रहता है। क्यों? क्योंकि IgE बन चुकी है और वो हर बार मास्ट सेल को क्या करेगी, बर्स्ट होने पे मजबूर कर देगी, ठीक है। तो अब अगर एलर्जिक रिएक्शन को स्टॉप करना है तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है कि हमको IgE का सिक्रीशन जो है उसको रेगुलेट करना है, ठीक है। अब IgE का सिक्रीशन अगर हमको रेगुलेट करना है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग को डायरेक्टली इम्यून सिस्टम से पंगा लेना है। अब हम लोग इम्यून सिस्टम को तो सप्रेस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिस्टामाइन और सेरोटोनिन का जो सिक्रीशन है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हिस्टामाइन और सेरोटोनिन का रिलीज जो है उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो है लेते हैं, ठीक है। अब ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो हैं, ठीक है, एंटी हिस्टामाइंस होते हैं, ठीक है, या फिर जैसे एड्रेनालिन जो हार्मोन है, एड्रेनालिन हार्मोन भी हिस्टामाइन और सेरोटोनिन के सिक्रीशन को कम करने की कोशिश करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइडल मेडिसिन होते हैं, तो स्टेरॉइडल मेडिसिन को लेकर के, एड्रेनालिन को लेकर के, या जो एंटी एलर्जिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं उनको यूज़ करके, उनको अगर हम लोग ओरली खाते हैं तो फिर हिस्टामाइन और सेरोटोनिन का जो सिक्रीशन है वो रेगुलेट होता है, और जब इसका सिक्रीशन रेगुलेट होगा तो धीरे धीरे जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो भी क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा, ठीक है। इवेंचुअली एक समय के बाद हिस्टामाइन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन कम्प्लीटली बंद हो जाएगा और पर्सन के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होने भी कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने डायरिया का बोला कि भाई डायरिया होता है तो सिम्टोमेटिकली भी पर्सन ट्रीट करता है। जैसे डायरिया को रोकने के लिए मेडिसिन देगा डॉक्टर, वॉमिटिंग को रोकने के लिए, गैस या पेट दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन देगा, तो या तो सिम्टोमेटिकली भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेकर के भी हम लोग एलर्जीज को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एलर्जीज़ का बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस होता है। एलर्जिक राइनाइटिस में नॉर्मल सर्दी है लेकिन उसमें हाइटेंड रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, तो उसमें बहुत नाक से बहुत ज़्यादा पानी जाएगा, बहुत ज़्यादा छींक आएगी। एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मतलब मैं ना 10th या 11th क्लास में थी, तो उस टाइम पे ना मतलब यही हम लोग का शायद एग्ज़ाम हो चुका था, ठीक है। एग्ज़ाम होने के बाद ना मार्च अप्रैल या इस टाइप का समय था, ठीक है। मैं जैसे ही सुबह सो करके उठती थी, सो के उठते साथ ही मेरे को छींक स्टार्ट हो जाती थी। मैं कंटिन्यूसली आधे घंटे तक छींकते रहती थी, कंटिन्यूसली छींक रही हूँ, पानी बह रहा है आँख से, नाक से, सर दर्द, हालत ख़राब हो जाती थी। फिर आधे घंटे के बाद में अपने आप मेरी छींक आना बंद हो जाती थी और मैं सारा दिन नॉर्मल रहती थी। तो मे बी दैट वॉज बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पोलन, कि उस समय पे शायद किसी प्लांट का पोलन हवा में रिलीज़ होता होगा, उस पोलन ग्रेन की वजह से शायद मुझे एलर्जी थी। तो 1 महीना ये चीज़ चलती रही। फिर एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो है, एक मेडिसिन आती है एलिग्रा के नाम से, ठीक है, वो मैं खाती थी, तो उसको खाने से फिर मेरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई और तब के बाद मुझे आज तक कभी वो प्रॉब्लम अब तक नहीं हुई है, ठीक है। तो एलर्जिक राइनाइटिस होता है। फिर इसके बारे में सुना है आप लोगों ने, एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा एक स्किन डिजीज़ होती है। एक्जिमा में क्या होता है, सर्टन केमिकल्स वगैरह से एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि स्किन एकदम लाल हो जाती है। स्किन पे ना ऐसे जैसे चमड़ा होता है ना, लेदर होता है, जो हम लोग लेदर के जूते वगैरह पहनते हैं, तो लेदर का अपीयरेंस कैसा रहता है, हमारे स्किन का अपीयरेंस वैसे ही मोटा और लेदर के जैसा हो जाता है। बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है, ठीक है। और उसमें ना ऐसे छोटे छोटे फोड़े निकल के आने लगते हैं। जितना ज़्यादा आप फोड़े को खुजलाओगे उतना ज़्यादा आपका जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होते जाता है। तो एक्जिमा जो है वो भी एक तरीके का एलर्जिक रेस्पॉन्स ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की। ठीक है,
ऑटो इम्यूनिटी में जैसे कि मैंने बोला कि ये एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी के किसी अदरवाइज नॉर्मल पार्ट के ऊपर अटैक करने लगता है, ये समझ करके कि वो हमारा बॉडी का जो अदरवाइज नॉर्मल पार्ट है वो कोई एंटीजन है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया था आर्थराइटिस का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, मोस्टली यहाँ पे मैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करूँगी क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी ज़्यादातर टी लिम्फोसाइट्स के वजह से होती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है टी लिम्फोसाइट्स में कि ऑटो इम्यूनिटी में जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, आर्थराइटिस का एग्जांपल से समझा रही हूँ कि हमारे साइनोवियल फ्लूइड को, और साइनोवियल फ्लूइड में जो भी प्रोटीन्स और जो भी बाकी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, उनको क्या समझ लेते हैं, उनको एंटीजन समझने लगते हैं, फॉरेन सब्सटेंस या उसको एंटीजन समझने लगते हैं। तो हमारे बॉडी के जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, घुटनों में, ठीक है, घुटनों में जमा हो जाते हैं। घुटनों में जमा होने की वजह से क्या होता है कि घुटनों में सूजन आ जाती है, ठीक है। एक तो फ्लूइड ज़्यादा मतलब जमा होने लगता है, फ्लूइड जमा होगा ज़्यादा करके, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उस एरिया में जमा हो जाएंगे, तो उस एरिया में सबसे पहली चीज़ तो सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से धीरे धीरे रेडनेस भी आने लगती है उस एरिया में। अब टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, वो लोग साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जो भी सब्सटेंसेज हैं उसको अटैक करेंगे, अटैक करके धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड जो है उसको सुखाने लगते हैं, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड सूख जाएगा तो क्या होगा, घुटने के दोनों जो बोन्स हैं फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से जो हड्डियां हैं वो घस जाएंगी, उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पर, और पर्सन जो है वो चलने लायक नहीं बचता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आर्थराइटिस का एग्जाम्पल था। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, मल्टीपल स्लेरोसिस के बारे में बात करें, तो मल्टीपल स्लेरोसिस एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो बाई बर्थ होता है, ठीक है। तो मल्टीपल स्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के मसल्स पे अटैक करने लगता है, मसल के जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तो मसल के सेल्स भाई अगर उसके ऊपर ही इम्यून सिस्टम अटैक कर ले, धीरे धीरे मसल्स जो हैं हमारे वो डिस्ट्रॉय होने लगे, तो पर्सन का जो मूवमेंट है, पर्सन की जो मोबिलिटी है वो कम होने लगती। तो बेसिकली मल्टीपल स्लेरोसिस क्या है, एक तरीके का प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिजीज़ की जो सीवियरिटी है वो भी बढ़ती जाती है। तो शुरू में मतलब इनिशियल स्टेजेस में जब बच्चा छोटा होता है तो उसके बॉडी में फिर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़े होते जाता है तो उसके मसल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, और थोड़ा बहुत चलने वाला जो बच्चा है एक समय के बाद जा कर के कम्प्लीटली उसका मूवमेंट बंद हो जाता है और बच्चा व्हील चेयर पे आ जाता है, ठीक है, व्हील चेयर पे आ जाएगा और उसके बॉडी का जो पूरा मूवमेंट है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। मतलब बेसिकली मल्टीपल स्लेरोसिस जो है वो लोअर बॉडी से ज़्यादातर स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले पैर की उंगलियां, फिर पंजे, फिर पिंडली, घुटना, फिर थाइज और फिर कमर तक आता है। तो पहले लोअर बॉडी जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, चलने लायक नहीं बचता बच्चा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, डिजीज़ ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करने लगती है। तो आपका पेल्विस, पेल्विस के बाद एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाद डायफ्राम, डायफ्राम के बाद लंग्स। अब भाई डायफ्राम जो है अगर वही इफेक्ट हो गया तो पर्सन सांस नहीं ले पाएगा, सांस ही अगर नहीं ले पाया तो उसके बाद मामला तो वहीं पर ख़त्म। तो ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मेडिसिन्स दे करके कुछ समय तक डिजीज़ को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इसमें अल्टीमेटली जिस किसी पर्सन को भी ये डिजीज़ है अल्टीमेटली उसकी जो मौत है वो तय रहती है। जैसे गुरु मूवी कौन देखा है, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय की मूवी देखे हो, उसमें अगर कभी देखोगे तो ध्यान देना उसमें विद्या बालन का एक छोटा सा रोल है, ठीक है। उसमें वो हमेशा व्हील चेयर पे होती है, 20-22 साल की लड़की होती है और मूवी के बीच में दिखाया जाता है कि वो लड़की मर गई, ठीक है। तो उसको भी उस डिजीज़ में मल्टीपल स्लेरोसिस जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। या फिर एक और डिजीज़ का नाम लूँगी, मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। मायस्थीनिया ग्रेविस ये भी मसल्स को अफेक्ट करने वाला डिजीज़ है, ठीक है। और मायस्थीनिया ग्रेविस जो है ये ऋतिक रोशन को भी ये डिजीज़ है, इनफैक्ट अमिताभ बच्चन को भी मायस्थीनिया ग्रेविस है। तो
उस पर भी मसल्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उस पर भी मसल्स इफेक्ट होते हैं और बॉडी की मूवमेंट जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसको मैनेज करने का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका है कि एक तो आप लोग मेडिसिन ले सकते हो, ड्रग्स ले सकते हो, या फिर दूसरी चीज़ है कि बॉडी को जितना ज़्यादा एक्टिव रखोगे उतना ज़्यादा ये डिजीज़ का सिम्टम जो है वो मैनेज होते रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा मसल्स बिल्डअप करोगे, मतलब जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते रहोगे उतना ज़्यादा ये डिज़ीज़ जो है कंट्रोल में रहता है। तो ऋतिक रोशन के मसल्स देखे हैं, कितने अच्छे मसल्स हैं, ठीक है। ऋतिक रोशन के कितने अच्छे मसल्स हैं, उसकी बॉडी कितनी अच्छी उसने बिल्ड करके रखी है, जस्ट बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि उसको हीरो है तो उसको करना है, उसको जिंदा रहना है तो उसको अपने मसल्स बना के रखने पड़ेंगे, बात ऐसी है उसके लिए, ठीक है। और अमिताभ बच्चन की बात जहाँ तक मैं करूँ तो इतने एज में भी आकर के वो अपने बाकी जो फेलो एक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा एक्टिव है आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, उसी के हेल्प से उन्होंने अपने डिजीज़ के सिम्टम्स को मैनेज कर रखा है, ठीक है। तो आज हम लोग ऑटो इम्यूनिटी पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ेस जो हैं, बेसिकली एड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो भी बताया समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है, क्लियर।